हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक फार्मिंग। हो सकता है कि यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाए दो नंबर का। ठीक है, देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ इससे पहली वीडियो में। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब स्टूडेंट्स होता है कि जब हम खेती करते समय जब हम विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं और रासायनिक फर्टिलाइजर्स का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग से तात्पर्य है कि जब इस प्रकार की खेती जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग नहीं किया जाता, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरा है नेस्की। इसका पूरा नाम क्या होता है? नेस्की का पूरा नाम देखो, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन में पहले ही बता चुका हूँ कि विदाउट फर्टिलाइजर्स, विदाउट केमिकल के जब आप खेती करते हो और उस खेती में आप किसका प्रयोग करते हैं, आप गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं, FYM का प्रयोग करते हैं, वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं आप। ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। ये तो डेफिनेशन क्लियर है। अब NSKE का पूरा नाम क्या होता है? NSKE का पूरा नाम की बात करें तो नीम, एन से होता है नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट। ओके, नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, ये पूरा नाम होता है इसका, NSKE का। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आप लोगों की। दूसरा क्वेश्चन है आपका, बायो कंट्रोल एजेंट के बारे में लिखा। व्हाट आर द बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में लिखना था, 2 नंबर का ये क्वेश्चन था। ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब होते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट यानी जीव नियंत्रण एजेंट। ऐसे जीव या सूक्ष्म जीव जो पौधे के रोगजनक को नियंत्रित कर लेते हैं, उनको बायो क्या बोलते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट बोलते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट वह एजेंट होता है जो पौधे के रोगजनक यानी कि जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स के अंदर जो बीमारी लगती है, जो पैथोजन होता है। आपने नाम सुना होगा लेट ब्लैटो पोटैटो। तो लेट ब्लैटो पोटैटो किस में लगता है? आलू में लगता है। इसके द्वारा लगता है, फंगस के द्वारा लगता है। तो फंगस क्या हो गया, ये फंगस क्या हो गया, पैथोजन हो गया। क्या हो गया? पैथोजन हो गया ना। अब इस पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए जिस एजेंट का हम प्रयोग करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, बायो कंट्रोल एजेंट बोलेंगे। यानी कि जिस जैव फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करेंगे या जिस जैव पैथोजन्स का हम प्रयोग करेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई पौधों के रोगजनक को नियंत्रित करने के लिए जिस जीव का या सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जैव नियंत्रण एजेंट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे आप ये भी कह सकते हैं दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या ऑर्गेनिज्म। ओके, ये तो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, कंट्रोल ऑफ पैथोजन इन द प्लांट, कंट्रोल ऑफ पैथोजन इन द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट के अंदर जो पैथोजन है, जो रोगजनक है, यानी जिसके द्वारा रोग लगेगा, उसको कंट्रोल करने के लिए जिसका हम प्रयोग करेंगे, जिस एजेंट का भी प्रयोग करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, जैव नियंत्रण एजेंट बोलेंगे। क्योंकि भाई किसको प्रयोग कंट्रोल कर रहा है, किससे लग रहा है, बायो से। बायो क्या है, ऑर्गेनिज्म है, जीव है, जीव वगैरह है, जीव जंतु। ठीक है, जीव जंतु को कंट्रोल करने के लिए जिस भी हम जीव कंट्रोलर का प्रयोग करते हैं तो उसे बायो एजेंट कंट्रोलर बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। PGS क्या होता है? PGS ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेशन क्या होता है? चलो इसे देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, PGS के बारे में। जैव प्रमाणीकरण में जो PG क्या होता है, इसका पूरा नाम आप पढ़ लीजिए। सबसे पहले तो PGS का पूरा नाम क्या होता है, भारत की जो भागीदारी है उसकी गारंटी प्रणाली है तो PGS इंडिया। इसमें इसका अध्ययन किया जाता है गुणवत्ता आश्वासन पहल जो स्थानीय रूप से प्रासंगिक है, उत्पादों और उपभोक्ताओं सहित हितधारकों की भागीदारी पर जोर देती हैं। तीसरे पक्ष के प्रमाणीकरण के ढांचे को बाहर काम करती हैं। तो ये आप इसे इंग्लिश में पढ़े तो अच्छा है। PGS का मतलब होता है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ इंडिया, इज अ क्वालिटी एश्योरेंस initiative that is the locally relevant emphasizes the participation of the stakeholders including
प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर एंड ऑपरेटर आउटसाइड द फ्रेम ऑफ थर्ड पार्टी ऑफ सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये PGS है। इसको 2 नंबर में आप लोगों से पूछा गया है, तो आप इसको 2 नंबर में इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है? भारी जैविक खाद किसे बोलते हैं? बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में बात करें तो हम देख लेते हैं आपको। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है? कंटेन द स्मॉल परसेंटेज ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड दे आर द अप्लाइड इन अ लार्ज क्वांटिटी। कह रहा है कि जो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं उसका मतलब होता है कि इसके अंदर स्मॉल परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट होते हैं। न्यूट्रिएंट की मात्रा क्या होती है? कम होती है, लेकिन ये लार्ज क्वांटिटी में अप्लाई किए जाते हैं। जैसे कि FYM होता है, फार्म यार्ड मैन्योर। FYM में नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें तो कितना होता है? 0.5 होता है, 0.2 होता है और 0.5 होता है। नाइट्रोजन 0.5% होता है, फास्फोरस 0.2% होता है, पोटास 0.5% होता है। तो आप इसे कह सकते हैं तो फार्म यार्ड मैन्योर क्या होता है? इसके अंदर क्या होती है? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट की मात्रा कम होगी, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इसको हम अप्लाई करेंगे। आपने गोबर की खाद देखी होगी, जब खेत में डालते हैं तो कितनी डालते हैं? कई टन डालते हैं, पूरी ट्रॉली डाल देते हैं, 1, 2 ट्रॉली, 3 ट्रॉली। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है भाई? स्मॉल परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट की मात्रा कम होती है और वो लार्ज क्वांटिटी में अप्लाई किया जाता है। ठीक है, फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड बल्क ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, यूज ऑफ बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर हैज़ सेवरल एडवांटेज, दे सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट इंक्लूडिंग द माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो ये आप लोग इसके बारे में इसका एडवांटेज भी पढ़ सकते हैं कि भाई हम सप्लाई करेंगे न्यूट्रिएंट की तो उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट भी अवेलेबल होते हैं। ये हो गया क्लियर डेफिनेशन। ठीक है, इंग्लिश में है, 2 नंबर में पूछा था, ज़्यादा डिफिकल्ट। हिंदी में देखना चाहो तो देख लो। भारी जैविक खाद शब्द आमतौर पर प्राकृतिक मूल की में सामग्री शामिल होती है जिनकी संरचना में पोषक तत्व की प्रति इकाई सामग्री अधिक मात्रा में होती है। यानी कि ये भी वही बात कह रहा है कि इसमें प्राकृतिक सामग्री का मतलब होता है FYM, गोबर की खाद वगैरह आपने डाल दी, ज़्यादा मात्रा में डाले जाते हैं। इनका उपयोग मृदा की पोषक स्थिति और मृदा के कार्बनिक पदार्थ सामग्री को बढ़ाने में किया जाता है। देखो वो इंग्लिश मैंने पहले कहा या इंग्लिश में पढ़ा करो, इंग्लिश में याद भी रहता है। स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर द अप्लाइड टू द लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, तो आप इसे तो ये क्वेश्चन तो जितने भी थे हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। देखो मुझे कुछ क्वेश्चन इसमें लग रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में कल पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक यहाँ पर इसमें लिखा है, ये वाला क्वेश्चन है, ये 10 नंबर में आने की संभावना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि देखो इसमें बायो फर्टिलाइजर्स पूछे हैं, उसका इम्पोर्टेंस पूछे हैं और इसका क्लासिफिकेशन भी पूछे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको यहाँ 10 नंबर का कल पूछा जाए, मैं श्योर हूँ। क्योंकि ये देखो मैं क्वेश्चन को देख कर बता सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आने की संभावना है या नहीं। ये क्वेश्चन आपको यहाँ 10 नंबर का आने की मुझे संभावना लग रही है। हो सकता है ना आए, लेकिन संभावना है, पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा लग रही है इसकी। तो इसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ठीक है, जैव उर्वरक जो जिसके अंदर क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोब जो होते हैं। ठीक है, उसे तो बायो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं भाई। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स में होते हैं जो किसी आर्टिफिशियल रूप से जब आप बनाते हो, ठीक है, और केमिकल्स वगैरह उसमें डालते हो। जैसे आपने यूरिया का नाम आपने सुना होगा, उसमें एमाइड डालते हैं, NH2CONH2 उसका फॉर्मूला होता है। तो SSP होता है, सिंगल सुपर फास्फेट, दैट इज़ अ फर्टिलाइजर्स, नॉट बायो फर्टिलाइजर्स। तो बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है कि जब किसी फर्टिलाइजर्स को, जब किसी उर्वरक को किसके द्वारा? ऑर्गेनिज्म के द्वारा, यानी कि उसके अंदर क्या होता है? ऑर्गेनिज्म होता है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं उसके अंदर। जैसे आपने वर्मी कंपोस्ट आपने नाम सुना होगा, आपने FYM गोबर की खाद आपने सुनी होगी। तो ये सब चीज़ क्या होते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स ही होते हैं भाई में। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंस आपको बताना है, क्लासिफिकेशन भी आपको इसमें करना है। चलो इसे डिस्कस कर लेते हैं। Biofertilizers are substances that contains microbes which help in promoting the growth of the plants and trees. Okay, देखो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स एक सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं जो हेल्प करते हैं ग्रोथ में। ठीक है,
और ये क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग द सप्लाई वो इंसेंशनल न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट, ठीक है। पौधों के अंदर जो पोषक तत्व हैं उसको इंक्रीजिंग करने का काम भी यही करते हैं। इट कंप्राइज लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इंक्लूड द माइक्रो रिहाइलर फंगी, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया, दैट इज अ बायो फर्टिलाइजर्स। ब्लू ग्रीन एल्गी मैंने अभी आपको बताया था, ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरी शैवाल होता है, ये बायो फर्टिलाइजर्स है। बैक्टीरिया, ठीक है, फंगी, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स मैंने आपको पहले बता दिया, बायो फर्टिलाइजर एक ऐसा पदार्थ होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं जो हेल्प करते हैं आपके प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, आपकी प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये हिंदी में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी। जैव उर्वरक क्या होते हैं? जैव उर्वरक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व की आपूर्ति बढ़ाकर पौधे और पेड़ों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। इसमें जीवित जीव शामिल होते हैं जिनमें माइक्रोजियल, कवक, नीलहरी शैवाल आदि शामिल होते हैं, ठीक है। तो आप इसको बायो फर्टिलाइजर्स की कैटेगरी में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बायो फर्टिलाइजर्स, ओके। जैव उर्वरक की परिभाषा मैंने अभी बताया, ऐसे पदार्थ जिनमें सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें मिट्टी में मिलने पर उनकी उपलब्धता बढ़ती है और पौधों की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है, ये होता है बायो फर्टिलाइजर्स। जैसे आप लोग ये देख रहे हो बायो फर्टिलाइजर, ये भी वही है सेम, आप इसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक्चुअली क्या है ना स्टूडेंट्स, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उसे पढ़ के ज़रूर जाइएगा, ठीक है। एक बार ज़रूर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा। मेरा फ़ोन ख़राब हो रहा है, जो एक्चुअली जो मेरा फ़ोन है उसमें प्रॉब्लम चल रही है, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा आप कभी ये फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो आप कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ, शेयर कीजिए दोस्तों को, अपने दोस्तों को। हो सकता है कि आपके दोस्त जो हैं उनको अवेलेबिलिटी कंटेंट वगैरह नहीं मिल रहा हो, तो उनको भी शेयर कीजिए। देखो शेयर करोगे तो आपका भी भला होगा, ठीक है, और उनका तो हो गई। जैव उर्वरक के प्रकार कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मान लो सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आपको नाम आपने सुना होगा राइजोबियम। राइजोबियम एक महत्वपूर्ण सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है। यह बैक्टीरिया पौधों में से लेते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। बदले में पौधों को स्थिर नाइट्रोजन प्रदान करके उनकी मदद करने का काम करते हैं। तो ये आप लोग लिख सकते हो। नाइट्रोजन फिक्सिंग एक बैक्टीरिया होता है जो इसका संग होता है। एंजियोस्पर्म एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो उच्च पौधों की जड़ों में के आसपास रहता है, लेकिन पौधों के साथ घनिष्ठ संबंध का विकास विकसित नहीं करता। इन्हें अक्सर राइजोस्फियर्स एसोसिएशन कहा जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया पौधे के स्तरों को इकट्ठा करते हैं और उसी का उपयोग भोजन के रूप में भी करते हैं। इस प्रक्रिया को सहचार्य या पारस्परिकता कहा जाता है, ठीक है। सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन या साइनोबैक्टीरिया कई पौधे के साथ सहजीवी संबंध से नीले हरे शैवाल या साइनोबैक्टीरिया, जिससे आपका साइकेट, जड़े, फन और लाइकेन कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया हैं। एनोबेना फन की पत्तियां गुहाओं में पाई जाती हैं, यह नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो ये भी लिख सकते हैं आप लोग, ये भी इसका प्रकार है, ठीक है। जैव खाद के बारे में आप लिख सकते हो। यह चीनी उद्योग से निकलने वाला अवशिष्ट पदार्थ से बना एक पर्यावरण अनुकूलन उत्पाद होता है जिसे विघटित किया जा सकता है। इसे मानव अनुकूल बैक्टीरिया कवक को विभिन्न पौधों के साथ बढ़ाया जाता है, ठीक है। ये भी लिख सकते हो आप लोग। एजोटोबैक्टर यह मिट्टी में मौजूद रोगाणुओं से जड़ों की रक्षा करता है और वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाइट्रोजन पौधे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है और कुल वायुमंडल का 78% ही नाइट्रोजन से बना होता है। फास्फोरस भी देख सकते हैं आप लोग। फास्फोरस पौधों की वृद्धि और विकास के लिए फास्फोरस एक आवश्यक पोषक तत्व होता है। फास्फोरस को घुलनशील बनाने वाले सूक्ष्मजीव पौधों के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले घुलनशील फास्फोरस यौगिकों को घुलनशील के रूप में हाइड्रोलाइज करते हैं। इस उद्देश्य के लिए कई कवक बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपको नाम पेनिसिलियम
एस्पेरेगलस, बेसिलस, स्यूडोमोनास आदि। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं यानी कि उनका इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था। टाइप्स मैंने करा दिया, इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। जैव उर्वरक मिट्टी की बनावट और पौधे की उपज में सुधार करते हैं। ये रोगाणुओं को पनपने नहीं देते, रोगों को नहीं होने देते। ये पर्यावरण अनुकूल और लागत प्रभावी होते हैं। जैव उर्वरक पर्यावरण को प्रदूषक से बचाते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक उर्वरक हैं। वे मिट्टी में मौजूद कई हानिकारक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं जो पौधे की बीमारियों का कारण बन सकते हैं। जैव उर्वरक या अधसूक्ष्म परिस्थितियों में भी प्रभावी साबित हुए हैं। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स की डेफिनेशन आप लोग दे सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर आर ए सब्सटेंस दैट कंटेंट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच व्हेन एडेड द सोयल इंक्रीज द फर्टिलिटी एंड प्रमोट द प्लांट ग्रोथ। दैट इज द डेफिनेशन। ये डेफिनेशन क्लियर है। ठीक है, आप इसे भी लिख सकते हैं। व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर। मैंने कहा भाई बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो प्लांट्स को ग्रोथ करते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं, इस बात को ध्यान रखो। टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स नंबर 1 सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है जैसे राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम इज वन ऑफ द विटल सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। Here bacteria seek shelter and obtain the food from the plants. In return, they help by providing the fixed nitrogen to the plants. Okay. Loose association of nitrogen fixation bacteria. Azoospermillum is nitrogen fixation bacteria that live around the roots of higher plants but do not develop in intimate relation with the plants. ठीक है, कह रहा है कि पौधे के अंदर ये रिलेशन को डेवलप नहीं कर पाता। ठीक है, और आप लोग बहुत सारे दे सकते हो। फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, फिक्सिंग बैक्टीरिया। एजोटोबैक्टर होता है ये, क्लोस्ट्रिडियम बेंजिक। बायो फर्टिलाइजर्स में से किसी से आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कौन से सजीव फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, सिम्बायोटिक कौन से होते हैं, नॉन सिम्बायोटिक कौन से होते हैं, उसमें मैंने वीडियो बनाई है, वो भी मैंने डिस्कस किया था, वो भी देख लेना भाई। ठीक है, ये सब आप लोग एजिटोबैक्टर के बारे में पढ़ के चले जाना। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट वगैरह इम्पोर्टेंस ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंस 10 बज गए, 10 का समय हो गया। बायो फर्टिलाइजर्स इम्प्रूव द सोइल टेक्सचर एंड द यील्ड प्लांट्स। ओके, दे डू नॉट अलाउ द पैथोजन फ्लोरिश। दे आर द इको फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव। बायो फर्टिलाइजर प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम द पोल्यूट सिंस दे आर द नेचुरल फर्टिलाइजर्स। They are the destroy the many harmful substances present in the soil can cause the plant disease. Biofertilizers provide the effect when under the semi-arid condition. Okay, तो ये सब चीज़ें हैं। ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, इसका हम कैसे देते हैं बायो फर्टिलाइजर्स को। हम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन बायो फर्टिलाइजर्स हैं, इसको हम देते हैं ये तो आप सीड में डुबो के उपचार कर दो, उसका डीप रूटेड कर दो, रूट डिप कर दो। सीड ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, सोयल ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, तो ये भी आप लोगों के लिए है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन थे जो मुझे अच्छे, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा, क्वेश्चन लगा, तो मैंने ये करा दिया। मुझे इसमें से यही क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, 10 नंबर का जो आने की संभावना है। ये तो इम्पोर्टेंस एंड स्कोप तो मैंने पहले करा रखा है, ये तो ज़रूर आएगा। जैविक खेती में फसल प्रजाति की पसंद की चर्चा कीजिए। देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो चूज क्रॉप हम वैरायटी लेते हैं, आप लेग्यूम्स क्रॉप लेते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली की जितनी भी क्रॉप्स होती है। ठीक है, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल क्या होता है। देखो बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात कर लेते हैं पहले। बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब मैंने अभी बताया था कि जो पैथोजन्स को कंट्रोल करेंगे, प्लांट्स के अंदर जो डिजीज़ वगैरह है उसके पैथोजन को यानी रोगजनक को कंट्रोल करने के लिए जिसका प्रयोग करेंगे वो क्या होता है, वो बायो कंट्रोल होता है। तो इनने बायोलॉजिकल पूछा है, जैविक पूछा है, ठीक है, पेस्ट पूछा है, वो भी क्या पूछा है, पेस्ट पूछा है। तो आप लोग इसके बारे में लिख सकते हैं कि भाई इसमें जो बायोलॉजिकल हम पेस्ट होते हैं, चलो मैं इसे दिखा देता हूँ थोड़ा सा, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा आ भी सकता है।
बायोलॉजिकल कंट्रोल यहाँ से क्वेश्चन है, आ सकता है 2 नंबर में आपसे। किसी में रसायनों का प्रयोग न करके प्राकृतिक साधनों की सहायता से एवं जैविक कीटनाशक तत्वों का उपयोग करके कृषि रोगों पर नियंत्रण करना, ताकि किसी भूमि पर एवं किसी उत्पादन पर किसी भी प्रकार का हानिकारक अवशेष न रहे। प्राकृतिक कीटनाशकों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान नीम का होता है। जो बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल सबसे बेस्ट माना जाता है किसका? नीम, ठीक है, उसका माना जाता है। इसकी डेफिनेशन भी आप देख लीजिए। बायोलॉजिकल कंट्रोल पेस्ट यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म सप्रेस द पेस्ट पॉपुलेशन। पेस्ट के पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, दबाना, उसे हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर होनी जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।